इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? अचानक ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में सभी लोग शांत हो गए। सबकी नजरें चिराग पर टिकी थी। उसका वोट ये डिसाइड करने वाला था कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का अगला चेयरमैन कौन होगा। बाप और बेटे की जंग में जीत किसकी होगी, ये अब चिराग का वोट डिसाइड करने वाला था। वैसे तो सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि चिराग जरूर रोहित को फेवर करेगा, मगर फिर भी ऑफिशियली इस बात पर मुहर लगाना बहुत जरूरी था। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा वोट रोहित सर के साथ है। हालांकि ये बात सभी ने एक्सपेक्ट कर ली थी, मगर चिराग के मुंह से उसका फैसला सुनते ही पंकज ने जोर से अपना हाथ मेज पर दे मारा। हंसराज, जिसने कंपनी का चेयरमैन बनने के सपने देख लिए थे और मन ही मन अपने आप को चेयरमैन की कुर्सी पर बैठा हुआ देख लिया था, उसे अचानक ही एक तेज बिजली का झटका महसूस हुआ। हंसराज ने सारे कैलकुलेशंस कर रखे थे, मगर चिराग के वोट ने उसके सारे कैलकुलेशंस पर पानी फेर दिया था। बाप बेटे ने जो बाजी लगाकर रखी थी, उसमें हंसराज ने हमेशा ही सोचा था कि वो अपने बेटे से एक कदम आगे था, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनके अपने बेटे ने आखिर तक अपनी मर्जी का एक पत्ता दबा कर रखा था, जिसे वक्त आने पर खेलकर रोहित ने पूरी बाजी का रुख मोड़ लिया था। सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चिराग का वोट जानने के बाद सभी मौजूद लोगों से पूछा, तो क्या हम फिर एक बार वोट की गिनती कर सकते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि हंसराज के साथ कौन खड़ा रहना पसंद करेगा? हंसराज के साथ रहना कई लोगों ने पसंद किया था। पंकज ने कई लोगों को रोहित के खिलाफ भड़काकर पंकज और हंसराज को सपोर्ट करने के लिए कन्विंस किया था। फैमिली में कई ऐसे लोग मौजूद थे जो हवा का रुख देखकर अपना फैसला लिया करते थे। जिन्होंने पहले हंसराज को ज्यादा पावरफुल समझकर हंसराज को सपोर्ट करने का मन बनाया था, उन्होंने अचानक ही अपना मन बदल लिया था। इस बार जब वोट की काउंटिंग के लिए सभी लोगों से पूछा गया, तो कई लोगों ने हंसराज के सपोर्ट में इस बार हाथ नहीं उठाया। लोगों के बदले हुए फैसले को देखकर हंसराज और पंकज हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फिर से एक बार कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोगों से पूछा, मिस्टर रोहित मारवा के साथ कौन खड़ा रहना पसंद करेगा? एक बार अपना हाथ उठाकर फिर से अपने वोट गिनवा दीजिए। इस बार पहले से कई ज्यादा लोगों ने रोहित के सपोर्ट में अपना हाथ उठाया था। लोगों के बदले हुए फैसले को देखकर रोहित और चिराग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब काउंटिंग पूरी की, तो ये देखकर हैरान हो गए कि रोहित के सपोर्ट में इस बार 80% शेयर होल्डर्स ने वोटिंग की थी। इसका मतलब साफ था कि पंकज मारवा के अलावा किसी ने भी हंसराज मारवा के साथ रहना पसंद नहीं किया था। सबकी ये हरकत देखकर हंसराज मारवा ने शर्म से अपना सर झुका लिया। हंसराज इस वक्त चेयरमैन की कुर्सी पर बैठे थे और रोहित हंसराज के ठीक बगल वाली कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही वोटिंग की अनाउंसमेंट पूरी हुई, रोहित अपनी जगह से खड़ा हुआ और हंसराज के पास आकर कहने लगा, एक्सक्यूज मी, रिवाज के मुताबिक ये कुर्सी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के लिए रिजर्व की गई है। क्या आप इसे खाली करेंगे? हंसराज का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। उन्हें अपने ही बेटे पर काफी गुस्सा आ रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके अपने खून, उनके अपने बेटे ने सबके सामने उन्हें एक तमाचा जड़ दिया था। मगर इस बार बात घरेलू नहीं थी, ऑफिशियल थी। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की विरासत के बारे में थी। लीगली रोहित ये जंग जीत चुका था। हंसराज के पास कुर्सी छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो धीरे से कुर्सी से उठकर कुर्सी के ठीक बगल में खड़े रह गए। तभी रोहित बड़े ही रौब से कुर्सी पर बैठा। पांव पे पांव चढ़ाते हुए रोहित ने बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर देखकर कहा, मुझे उम्मीद है कि आज तक आप लोगों ने जिस तरह मेरे कामकाज में मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रोग्रेस के मार्ग पर ले जाने के लिए आप मुझे उतना ही सहयोग देंगे। रोहित की स्पीच खत्म होते ही सभी लोगों ने अपनी जगह से उठकर ताली बजाना शुरू किया। चिराग से लेकर सीनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी ताली बजाना शुरू कर दिया। पंकज और आयुष का चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। बाकी सबको ताली बजाते हुए देखकर पंकज को काफी गुस्सा आ रहा था, खासकर उन लोगों पर जिन्होंने पहले पंकज को वादा किया था कि वो लोग पंकज और हंसराज का साथ देंगे, मगर वक्त आने पर सभी ने अपनी पीठ दिखा दी थी। पंकज एक एक करके उन सभी लोगों को गुस्से से देखता रहा। तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ने लगी।
जिन जिन लोगों ने पहले रोहित को धोखा देने की कोशिश की थी, अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर रोहित को खुश करना चाहते थे। मगर रोहित ने सभी के चेहरे अच्छी तरह से अपने दिमाग में छाप लिए थे। रोहित जानता था कि कंपनी में कौन उसका अपना था और कौन उसके साथ सिर्फ इसलिए खड़ा था क्योंकि उसके पास पावर और पोजीशन थी। पावर और पोजीशन के लिए बाप बेटे के बीच जंग इतिहास में कोई नई बात नहीं थी। मगर जिन लोगों ने ये सारे किस्से कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़े थे, उन लोगों ने आज अपनी आंखों से इसे सच होता हुआ देखा था। अचानक ही रोहित ने अपनी जगह से खड़े होकर अपना हाथ हवा में लहराना शुरू किया। रोहित का इशारा देखकर लोगों ने अपनी तालियों को रोक लिया। माहौल शांत होते ही रोहित ने सभी लोगों से कहा, मुझे लगता है कि हमने काफी वक्त बर्बाद किया है। अगर हमारे कीमती वक्त को हम कंपनी के बेहतरी के लिए लगाएं तो अच्छा होगा। अभी से इसी वक्त से मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि अपने अपने काम पर लग जाएं। फिर से कंपनी की चेयरमैनशिप संभालने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमने जो आज तक हमारे शेयर होल्डर्स के साथ जो रिश्ता बनाकर रखा है, हमने जो आज तक हमारे इन्वेस्टर और हमारे क्लाइंट का भरोसा जीत कर रखा है, उसे कायम रहने दें। हम मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं बल्कि उन लोगों के नौकर हैं जिन्होंने हम पर विश्वास रखकर, हमारी कंपनी पर विश्वास रखकर बड़ी ही मेहनत से कमाई हुई अपनी जिंदगी भर की पूंजी हमारे साथ इन्वेस्ट की है। ऑल द बेस्ट फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। रोहित की स्पीच पूरी होते ही फिर से तालियों की गड़गड़ाहट कॉन्फ्रेंस रूम में सुनाई देने लगी। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच रोहित चलकर मेन डोर की ओर जाने लगा। हंसराज ने अपना होश संभालते हुए रोहित का पीछा किया और रोहित को बाहर निकलने से पहले ही उसे रोकते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? मुझे इस तरह हराकर तुमने बहुत बड़ी जंग जीत ली है। तुम नहीं जानते कि आज जीत कर भी तुम हार गए। मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रगति की ओर नहीं बल्कि बर्बादी की ओर दौड़ रही है। तुम नहीं जानते तुम्हारी वजह से कंपनी पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुमने अपनी माँ के साथ रहना पसंद किया है, मगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ एक दिन इस कंपनी की बर्बादी का कारण बन जाएगी। मुझे तो आसानी से हरा दिया तुमने, मगर तुम नहीं जानते अक्षय वर्मा कितना खतरनाक इंसान है। उसे कमजोर मत समझना, वो किसी भी हालत में तुम्हें बर्बाद करके रहेगा। अपने आप को और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बर्बादी से बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है कि तुम अपनी माँ आयशा को अक्षय वर्मा के हवाले कर दो। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। हंसराज जोर जोर से ये सब बातें अपने बेटे से कह रहे थे। तब अचानक ही रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, चुप हो जाइए। इस तरह की बात करते हुए आपको शर्म नहीं आती? किस तरह के पति हैं आप? रोहित की बात काटते हुए इस बार हंसराज ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए कि किस तरह के बेटे हो तुम। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए भी कि तुम मेरे बेटे हो। हंसराज की आवाज काफी ऊंची थी। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम से हंसराज की आवाज बाहर निकलती हुई पूरे हॉल में सुनाई देने लगी थी। हंसराज की आवाज की गूंज खत्म होने के बाद रोहित ने बड़ी ही धीमी आवाज में हंसराज से कहा, सचमुच मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ। रोहित के इस वाक्य ने हंसराज के सर पर जैसे एक पहाड़ तोड़ दिया था। हंसराज रोहित को एक तमाचा जड़ देना चाहते थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां कस ली थी, मगर वो जानते थे कि उनके सामने खड़ा रोहित इस वक्त उनका 5 साल का बेटा नहीं था, बल्कि देश का और दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था। अपनी बात पूरी करते ही रोहित कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गया। रोहित सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस चला गया। मारवा हाउस में अनिका और आयशा के कमरे का एयर कंडीशन फिर से बंद कर दिया गया था। तेज गर्मी की वजह से अलेक्जेंडर की सांसें फिर से फूलने लगी थी। आयशा और अनिका दोनों बारी बारी अलेक्जेंडर को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। अलेक्जेंडर के माथे से काफी पसीना बह रहा था। अलेक्जेंडर का चेहरा लाल पड़ चुका था। आयशा और अनिका ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर भूमिका के सबक सिखाने के बावजूद रामलाल फिर से ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। बंगले के बाहर बरामदे में भूमिका ऊंची आवाज में रामलाल से बातें कर रही थी। भूमिका के चेहरे पर काफी गुस्सा नजर आ रहा था। भूमिका ने रामलाल से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से वही हरकत दोहराने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो वो सबक सिखा दूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अब तुम्हारी खैर नहीं है।
इससे पहले कि भूमिका रामलाल के खिलाफ कोई एक्शन लेती, रामलाल ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, देखिए मैडम, अब अगर आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तो समझ लीजिएगा कि आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि अब ना ही आप इस घर की मालिक रही हैं और ना ही मैं आपका नौकर। वक्त बदल गया है। कल तक जो राजा थे, आज उन्हें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला जाएगा। रामलाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर भूमिका चौंक गई। भूमिका ने अपनी आंखें छोटी करते हुए रामलाल से कहा, तुम ठीक तो हो? कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कौन किसे धक्के मारकर बाहर निकालने वाला है? भूमिका की इस बात का फिर से मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए रामलाल ने कहा, मैडम, शायद आप जानते नहीं हैं कि आज मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में ये फैसला हो जाएगा कि मारवा कंपनी और मारवा हाउस का नया मालिक कौन होगा। और जो नया मालिक होने वाला है, मैं उनका खास नौकर हूँ। तो आप तो मुझसे जरा इज्जत से पेश आइए। वैसे मेरी मालकिन बहुत दयालु है, अगर आप उनके साथ ठीक से पेश आती हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने बदतमीजी की या कोई ऐसी हरकत की जिससे उन्हें या मुझे गुस्सा आ जाए तो आपका भी वही हाल होगा जो आज अनिका मैडम और आयशा मैडम का हाल होने वाला है। भूमिका रामलाल का कॉन्फिडेंस और उसकी बातें सुनकर काफी हैरान हो रही थी। भूमिका ने रामलाल से पूछा, क्या हाल होने वाला है? ये क्या बोल रहे हो तुम? कहीं तुम आज नौकरी पर नशा तो नहीं करके आए? भूमिका की बात सुनकर रामलाल जोर जोर से हंसने लगा। रामलाल ने भूमिका से कहा, अरे मैडम, जो पावर का नशा इस घर के कुछ लोगों के सर पर चढ़कर बोल रहा था, वो नशा आज पूरी तरह से उतर जाएगा जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का मालिक बदल दिया गया है। नए मालिक कुछ ही देर में आते ही होंगे, जरा इंतजार कीजिए। घर से निकलने की जल्दी किस बात की है? जैसे ही रामलाल ने ये बात कही, रोहित की गाड़ी आकर ठीक बंगले के बाहर खड़ी हुई। तभी रामलाल ने भूमिका की ओर देखकर कहा, लीजिए, आ गई बुरी खबर। रोहित को गाड़ी से उतरता हुआ देखकर रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रामलाल ने भूमिका की ओर देखकर कहा, देखिए मैडम, आ गए आपके चहीते भाई। जरा पूछिए इन्हें आज कंपनी में क्या हुआ है। आज वहाँ बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है, मगर साहब वापस घर लौट आए हैं। जानती हैं क्यों? क्योंकि अब सामान पैक करने का समय आ गया है। कंपनी में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है। अभी साहब आकर आपको एक ऐसी खबर सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रामलाल के चेहरे पर कॉन्फिडेंस देखकर भूमिका खुद भी काफी परेशान हो गई थी। कार से उतर रहे रोहित के चेहरे पर काफी थकावट नजर आ रही थी। रोहित के चेहरे पर थकावट इसलिए थी क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो घर से दूर रहा था। घर के ऐशो आराम से दूर रहने की रोहित को आदत नहीं थी, इसलिए रोहित के चेहरे पर काफी थकान दिख रही थी। भूमिका रोहित को इस हालत में देखकर काफी हैरान हो गई। भूमिका को रामलाल की कही हर बात सच लगने लगी थी। रोहित अपना सर झुकाए कार से उतरकर अंदर की ओर चल रहा था। मन ही मन रोहित ने ये तय कर लिया था कि वो घर जाकर अब उन लोगों को सबक सिखाएगा जिन्होंने कई साल रोहित के साथ रहने के बावजूद वक्त आने पर रोहित से गद्दारी की थी। रोहित अब तक ये जान चुका था कि ऑफिस में कौन कौन उसकी पीठ पीछे उसकी पोजीशन हथियाने की प्लानिंग कर रहा था, मगर अब घर के धोखेबाजों को ढूंढने की बारी थी। जैसे ही रोहित चलकर मारवा हाउस के अंदर जाने लगा, भूमिका ने रोहित का रास्ता रोककर पूछा, क्या हुआ वहाँ मीटिंग में? तुम इस तरह मुंह लटकाए क्यों आए हो? रोहित के चेहरे पर थकान थी, मगर रामलाल ने इसका कुछ और ही मतलब समझ लिया। रामलाल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उसे यकीन हो गया था कि मीटिंग में कंपनी की चेयरमैनशिप से रोहित को हटा दिया गया था और कंपनी का नया चेयरमैन हंसराज मारवा को बना दिया गया था। इसका साफ साफ मतलब ये था कि घर की होने वाली नई मालकिन देविका का खास आदमी होने के नाते अब रामलाल की इज्जत और पोजीशन मारवा हाउस में काफी बढ़ गई थी। रातों रात रामलाल घर के एक मामूली नौकर से घर का चीफ सर्वेंट बना दिया गया था, और वो भी एक ऐसा सर्वेंट जो घर की मालकिन का खास आदमी था। रामलाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। रामलाल ने भूमिका की ओर देखकर कहा, देखा मैडम, मैंने कहा था ना आपसे। वो आपकी भाषा में बोलते हैं ना, ज्यादा कॉन्फिडेंस रखना अच्छी बात नहीं है, और हमारी भाषा में कहते हैं कि वक्त पलटते देर नहीं लगती।
कल तक आप मुझे अपने पैरों की जूती समझती थी, मगर देखिए अब वक्त पलट गया है। रामलाल की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए भूमिका ने फिर से रोहित से पूछा, तुम बताते क्यों नहीं, क्या हुआ ऑफिस में? रोहित ने भूमिका की ओर देखकर कहा, अरे कुछ खास नहीं, यूं ही एक छोटी सी मीटिंग रखी थी कंपनी के कामकाज के तरीके को लेकर, कुछ खास नहीं था। ये कहते हुए रोहित ऊपर अपने कमरे की ओर जाने लगा। तभी रामलाल ने भूमिका के पास आकर कहा, अरे मैडम, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी समझ नहीं सकती? साहब अपने मुंह से किस तरह कहेंगे कि उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया है? जरा समझने की कोशिश कीजिए। घर पर साहब के अलावा और तो कोई आया नहीं, फिर मीटिंग कैसे खत्म हो गई? हो सकता है अब मीटिंग में इनकी कोई जरूरत ना हो, इसलिए इन्हें घर भेज दिया गया हो। तभी रोहित का ड्राइवर, जो पीछे खड़ा ये सब सुन रहा था, उसने रामलाल के पास आकर कहा, अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रामलाल, जरा अपनी औकात में रहकर बात किया करो। इस तरह की बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, मैं तुम्हें बता दूं कि कंपनी का चेयरमैन रोहित साहब भी बने रहने वाले हैं। कुछ काम था इसलिए चिराग साहब कंपनी में रहकर आगे का कामकाज देख रहे हैं। ड्राइवर की बात सुनकर रामलाल के होश उड़ गए। भूमिका बड़े ही ध्यान से ड्राइवर की बातें सुन रही थी। भूमिका ने ड्राइवर से कहा, इसका मतलब कि वो इलेक्शन रोहित जीत गया? ड्राइवर ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैडम, रोहित साहब इलेक्शन जीत गए। अब इस घर के और कंपनी के चेयरमैन रोहित साहब ही रहेंगे। ड्राइवर की बात सुनते ही भूमिका ने राहत की सांस ली। इससे पहले कि रामलाल भूमिका से कुछ कह पाता, भूमिका ने एक जोर का थप्पड़ रामलाल के चेहरे पर जड़ दिया। रामलाल जान चुका था कि अब माफी मांगने का कोई मतलब नहीं था। वो चाहकर भी अब अपनी नौकरी नहीं बचा सकता था। इससे पहले कि भूमिका अपने गुस्से से अपना काबू खो बैठे, रामलाल ने घर से निकल जाने में ही अपनी बेहतरी समझी। रामलाल समझ नहीं पा रहा था कि आखिर देविका की कही बात झूठी कैसे साबित हुई थी, इतनी बड़ी प्लानिंग फेल कैसे हुई थी। वैसे रामलाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर आज उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कभी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास करके वक्त से पहले अपना कद बढ़ाना नहीं चाहिए। आज रामलाल की वो हालत थी कि वो अपना सर उठाकर फिर कभी मारवा हाउस में नहीं चल पाता। घर के बाकी नौकरों के सामने रामलाल की काफी बेइज्जती हो चुकी थी। भूमिका ने रामलाल के चेहरे पर इतना जोर से तमाचा जड़ दिया था कि रामलाल के गाल किसी टमाटर की तरह लाल लाल हो गए थे। जब ऊपर रोहित अपने बेडरूम में पहुंचा तो रोहित ने देखा कि अनिका अलेक्जेंडर को लेकर रोहित के बिस्तर पर सोई थी। अलेक्जेंडर काफी गहरी नींद में नजर आ रहा था। अनिका की आंखें भी भारी हो रही थी। अनिका का एक हाथ अलेक्जेंडर की छाती पर था। वो धीरे धीरे छाती पर थपकी देते हुए अलेक्जेंडर के बगल में लेटी हुई थी। रोहित जानता था कि अनिका भी काफी थक चुकी थी। धीरे से रोहित अनिका के बगल में आकर लेट गया। अनिका ने जब धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो रोहित उसके बगल में लेटा हुआ था। अनिका ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की, मगर रोहित ने ऐसा करने से उसे रोक लिया। रोहित धीरे से अनिका को बिस्तर पर लेटाकर बहुत ही प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। जिस तरह अनिका नन्हे से अलेक्जेंडर को थपकियां देकर सुला रही थी, ठीक उसी तरह रोहित भी अनिका के माथे पर थपकियां देकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में अनिका गहरी नींद में सो गई। रोहित और अनिका का रिश्ता धीरे धीरे काफी गहरा होता जा रहा था। दोनों के बीच अब किसी तरह की झिझक नहीं रही थी। वो दोनों बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। रोहित मन ही मन अब ये बात भी सोचने लगा था कि अब कंपनी के साथ साथ रोहित की अपने परिवार के प्रति भी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अनिका एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी। 3 बच्चों को संभालना अकेली अनिका से नहीं हो पाने वाला था। रोहित अच्छी तरह जानता था कि तीनों बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी उसे अनिका के साथ मिलकर निभानी थी। कंपनी में खड़ी हुई परिस्थितियों के कारण अब रोहित इस उलझन में फंस गया था कि अगर वो कंपनी से कुछ वक्त के लिए भी अपना ध्यान हटाता है तो हो सकता था कि कंपनी में मौजूद रोहित के दुश्मन फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करें। मगर रोहित ये भी जानता था कि अब पहले की तरह वो 24 घंटे सिर्फ कंपनी के बारे में नहीं सोच सकता था। अनिका और बच्चों के प्रति भी रोहित की कई जिम्मेदारियां थी। अनिका जैसे ही गहरी नींद में सो गई, रोहित धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी पर्सनल ऑफिस में जाकर बैठ गया।
रोहित लैपटॉप ऑन करके उसमें कुछ काम शुरू करने ही वाला था कि अचानक रोहित का फोन वाइब्रेट होने लगा। रोहित ने देखा कि अक्षय वर्मा रोहित को कॉल कर रहा था। जैसे ही रोहित ने कॉल कनेक्ट किया, अक्षय की हंसने की आवाज दूसरी ओर से आने लगी। अक्षय ने रोहित से कहा, मुबारक हो, मैंने समझा था अभी तुम छोटे हो, कच्चे खिलाड़ी हो, मगर तुम तो काफी जबरदस्त खिलाड़ी निकले। चलो भाई, मान गया कि अपने बाप को रेस में हराने में तुम कामयाब हो गए। वैसे सच कहूं तो तुम्हारा बाप था भी इसी लायक। अपने ही बेटे के हाथों जलील होना शायद उसकी किस्मत में लिखा था। चलो, उसे अपनी हार मुबारक हो, तुम्हें अपनी जीत। मगर मैं बस तुम्हें इतना कह देना चाहता हूँ कि ये खुशियाँ ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ रहने नहीं वाली हैं। अगले ही कदम पर ऐसा मोड़ आने वाला है जिस पर तुम्हारे कदम पड़ते ही तुम्हारी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हें एक ऐसा झटका महसूस होने वाला है जिसे शायद बर्दाश्त करना तुम्हारे बस में नहीं है। मगर मेरी सलाह मानो तो ऐसी बातों को ज्यादा अपने दिल पर मत लेना। क्या है कि कुछ लड़कियों की फितरत होती है कि वो धोखा देंगी। बदकिस्मती से हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। आज से 25 साल पहले मुझे भी एक ऐसी ही लड़की ने धोखा दिया था, और आज 25 साल बाद उसी औरत के बेटे को उस जैसी ही एक लड़की ने धोखा दिया है। ये कहते हुए अक्षय ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट होते ही अक्षय ने रोहित को मैसेज पर कुछ न्यूज लिंक भेजी। रोहित ने जब वो न्यूज लिंक्स खोली, वो खबर पढ़कर वो हैरान हो गया। वो न्यूज लिंक एक मैगजीन की न्यूज लिंक थी जिसमें शहर के और देश के नामी गिरामी चेहरों के बारे में अक्सर गॉसिप छपा करती थी। उस न्यूज लिंक में अनिका की एक तस्वीर के साथ नीचे हेडलाइन में लिखा गया था, देश के मोस्ट एलिजिबल बैचलर के साथ सगाई करने के बाद मिस अनिका चोरी चुपके किसके साथ अफेयर कर रही हैं। उस खबर में लिखा था कि अनिका रोहित के साथ सगाई करने के बावजूद किसी और के साथ प्रेम संबंध में थी। उस खबर में ये अंदाजा लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर रोहित के साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद अनिका को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि उसे बाहर अफेयर करना पड़ा। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे कि अनिका का वो नया बॉयफ्रेंड कौन था। क्या वो बॉलीवुड से जुड़ा कोई हैंडसम हीरो या किसी टेलीविजन सीरियल का उभरता हुआ स्टार था? क्या वो कोई क्रिकेटर था या स्पोर्ट्स जगत का कोई नामी गिरामी चेहरा? कई तरह के नामों को अनिका के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। रोहित ये खबर पढ़कर हैरान रह गया। रोहित ने अपने लैपटॉप पर जब अनिका का नाम टाइप किया तो एक के बाद एक अलग अलग न्यूज लिंक रोहित की आंखों के सामने आने लगी। अनिका का नाम कई सेलिब्रिटीज के साथ जोड़ा जा रहा था। एक सुनसान बंगले के अंदर जा रही अनिका की तस्वीर के नीचे लिखा गया था कि मिस्टर रोहित मारवा के बर्बाद होने की खबर मिलते ही सबसे पहले उनका साथ छोड़कर भागने वाली उसकी अपनी होने वाली पत्नी निकली। एक न्यूज आर्टिकल में यह भी लिखा गया था कि जहां जहाज डूबता है वहां सबसे पहले चूहे भागते हैं। वहां एक शेर ऐसा भी है जिसका जहाज डूबने पर सबसे पहले उसकी शेरनी ने उसका साथ छोड़ दिया। अनिका के कैरेक्टर को लेकर कई नीची बातें लिखी गई थीं। सभी लोगों ने ये कहा था कि रोहित की दौलत जाने की खबर सुनकर अनिका ने मौका देखकर अपना साथी बदल दिया था। रोहित ने ये सारी खबरें पढ़ते ही चिराग को फोन लगाया। चिराग ने कॉल रिसीव करते ही रोहित से कहा, सर मुझे भी ये सब अभी अभी पता चला है। मैंने अपने आईटी डिपार्टमेंट से कहकर इंटरनेट से ऐसी सारी वाहियात खबरों को हटाने की रिक्वेस्ट कर दी है और उनकी टीम जल्द से जल्द इन खबरों को हटा देंगे। हम कई सारी पीआर एजेंसी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और उनकी मदद से इस खबर को हर जगह से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए सर, बस मुझे कुछ घंटों का वक्त दीजिए। ये सारी खबरें मैं किसी भी तरह इंटरनेट से और सोशल मीडिया से हटा कर रहूंगा। चिराग की बात सुनने के बाद भी रोहित का चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा था। रोहित ने धीमी आवाज में चिराग से कहा, जो नुकसान होना था वो हो चुका है। हाँ, मगर तुम अपनी कोशिशें जारी रखना। जब रोहित दोबारा से अपने लैपटॉप पर एक न्यूज लिंक पर क्लिक करके अनिका और रोहित से जुड़ी खबर पढ़ने लगा, तब अचानक रोहित की पर्सनल ऑफिस का दरवाजा खोलकर भूमिका अंदर आई। रोहित को देखकर भूमिका ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। भूमिका की बात सुनकर रोहित चौंक गया। भूमिका की आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके हाथ में उसका मोबाइल था। रोहित समझ चुका था
कि भूमिका ने भी जरूर वही सारी खबरें पढ़ी थी जो अभी अभी रोहित ने पढ़ी थी। भूमिका तेजी से रोहित के पास आई और ऊंची आवाज में कहने लगी, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हारी वजह से अनिका तुमसे दूर हुई है। क्या तुम जानते हो कि मैंने कभी किसी लड़की को खुद से बेहतर नहीं समझा है, मगर सिर्फ एक अनिका थी जिसे मैं अपने आप से भी ज्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड मानती थी। तुम्हारी वजह से वो मेरी दोस्त बनी और अब तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर हो जाएगी। देखो रोहित, मैं जानती हूँ कि इंसान का प्रोफेशन उसे अपनी पहचान देता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पहचान बनाने के लिए अपना अस्तित्व ही मिटा दो। शायद तुम अपने काम में इतने बिजी हो गए कि तुमने एक लड़की के मन को समझा ही नहीं। तुम नहीं जानते कि एक लड़की अपने पार्टनर से क्या चाहती है। सिर्फ उसे माँ बना देना और उस पर 3-3 बच्चों की जिम्मेदारियां डाल देने से तुम उसके पार्टनर नहीं साबित हो जाते। अरे प्यार, रोमांस नाम की भी कोई चीज होती है। जरा मुझे बताओ, तुम अनिका को लेकर कब हॉलिडे पर गए थे? कब तुम दोनों ने कोई प्राइवेट वक्त साथ में गुजारा है? जब से बेचारी आई है, बच्चों की जिम्मेदारी और बाकी काम के बोझ के नीचे दबी हुई है। एक औरत का दिल बहुत ही नाजुक होता है। तुमने अपना ध्यान पूरी तरह से अनिका से हटा दिया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जीना छोड़ देती। अब देखो, आ गया कोई उसकी जिंदगी में, मगर देखो आज तुम्हारी वजह से क्या दिन देखना पड़ रहा है हमें। लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गलती है अनिका की। मैं भी एक लड़की हूँ, समझ सकती हूँ अनिका के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो अपने एक सच्चे साथी की तलाश में तुमसे दूर हो गई, मगर तुम्हारी वजह से वो मुझसे और हमारे परिवार से भी दूर हो जाएगी। जरा सोचो, अगर उसके नए बॉयफ्रेंड ने तीनों बच्चों के साथ नजदीकियां बढ़ा ली तो तुम तीनों बच्चों से भी हाथ धो बैठोगे। रोहित भूमिका की हर बात का जवाब देना चाहता था, मगर वो खुद इस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे। रोहित को कंफ्यूज देखकर भूमिका का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। भूमिका ने रोहित से कहा, किस तरह के बुद्धू भाई हो तुम? तुम्हें तो भाई कहने में भी मुझे शर्म आती है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इस दुनिया में ऐसी भी कोई लड़की हो सकती है जो मेरे भाई को छोड़कर किसी और से प्यार कर सकती है। मगर आज जब अनिका ऐसा कदम उठा चुकी है, तब मुझे ना चाह कर भी अनिका को सपोर्ट करना होगा। अब देखो, तुम दोनों के बीच चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए, अगर मैं अनिका को सपोर्ट करूं तो तुम हर्ट मत हो जाना। एक लड़की हूँ, एक लड़की के दिल को समझ सकती हूँ, इसीलिए उसका साथ दूंगी। रोहित को बिना बात के डांट फटकार लगाकर भूमिका रोहित के ऑफिस से चली गई। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूमिका ने उसे इतनी फटकार क्यों लगाई थी। ऐसी क्या गलती थी रोहित की जो भूमिका उसे इतनी खरी खोटी सुनाकर चली गई थी। भूमिका के जाते ही फिर से अक्षय वर्मा का एक मैसेज रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होने लगा। अक्षय ने इस बार लिखा था, ये तो अभी पहला झटका है, शायद इस झटके को तुम बर्दाश्त कर भी जाओ, मगर अब तैयार हो जाओ, जो दूसरा झटका तुम्हें लगेगा हो सकता है वो झटका तुम बर्दाश्त भी ना कर पाओ। रोहित ने अक्षय की इन बातों का जवाब देते हुए लिखा, आपको मेरे लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक अनिका का सवाल है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अनिका पर भरोसा करने के लिए मुझे किसी की राय की जरूरत नहीं है, मुझे उस पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। रोहित का मैसेज मिलने के कुछ देर बाद अक्षय ने रोहित को मैसेज करते हुए लिखा, पहले तो मुझे लगा था तुम एक बदतमीज सर चढ़े लड़के हो, मगर आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम बेवकूफ भी हो। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हारा दुश्मन बनना जरूरी नहीं है, तुम खुद ही अपने आप के दुश्मन हो। तुम्हें जो भी नुकसान पहुंचाने वाला है उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, ये बात हमेशा याद रखना। अक्षय का मैसेज पढ़ने के बाद रोहित कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने लगा। रोहित ने चिराग को कॉल लगाकर कहा, हमारे आदमी को कह देना कि वो अलर्ट हो जाए। चिराग ने रोहित की ये बात सुनते ही रोहित से पूछा, जी बॉस, मैं कह दूंगा, मगर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? रोहित ने चिराग की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है अक्षय यहीं दिल्ली में है। इस वक्त वो जरूर हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाएगा, हमें अलर्ट रहना होगा। रोहित की बात सुनकर चिराग हैरान रह गया। चिराग ने रोहित से कहा, ठीक है बॉस, मैं अपने आदमियों से कह देता हूँ कि वो अलर्ट रहें। चिराग का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित कुछ देर तक ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगा कि आखिर किस तरह से अक्षय रोहित और आयशा से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होगा। वहाँ दिल्ली की एक 5 स्टार होटल में बैठा अक्षय अपनी फोन स्क्रीन की ओर बड़े ही गुस्से से देख रहा था। अक्षय के ठीक पीछे उसका खास आदमी अंकुर नायक बैठा था। अक्षय ने अपनी फोन स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा,
ये लड़का समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। जो हालत मेरी हुई थी, ये अनिका इस लड़के की उससे भी बदतर हालत करेगी, देख लेना। प्यार में अंधा है ये पागल रोहित, एक दिन अपना चेहरा आईने में देखने के लायक नहीं रहेगा। प्यार में इतना बड़ा धोखा मिलने वाला है इसे कि ये जिंदगी भर अपने जीने का वजूद ढूंढता रहेगा। अंकुर अच्छी तरह से जानता था कि 25 साल पहले उसके बॉस अक्षय को किस तरह प्यार में धोखा मिला था, और वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अक्षय आज तक उस आघात से बाहर नहीं निकल पाए थे। मगर कहीं ना कहीं अंकुर को लग रहा था कि इतनी पुरानी बात को इतना सीरियसली लेकर अक्षय कहीं ना कहीं अपना और अपने साथियों का वक्त बर्बाद कर रहे थे। अंकुर ने कई बार अक्षय को समझाने की कोशिश की थी, मगर बदले की आग में झुलस रहे अक्षय को किसी की बात नहीं सुननी थी। अक्षय ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बहुत घमंड है उस आयशा को अपने बेटे पर, मगर मैं भी देखता हूँ कि उस आयशा की खूबसूरत चेहरे पर किस तरह का रंग होगा जब वो अपने ही बेटे को प्यार में धोखा खाते हुए देखेगी। जिस बेटे के लिए उसने इतने साल तपस्या की है, जब उसी बेटे को प्यार में मिले धोखे की आग में झुलसते हुए देखेगी, तब उसे एहसास होगा कि उस औरत ने 25 साल पहले मेरे साथ जो धोखा किया था, उसकी सजा उसके बेटे को मिल रही है। मेरा बदला पूरा होने का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। अपने लोगों से कह दो कि तैयार हो जाएं। बहुत जल्द एग्जाम शुरू होने वाली है। अंकुर हैरानी से अपने बॉस का चेहरा देखता रहा। वो समझ चुका था कि इस वक्त अक्षय को समझाने का कोई फायदा नहीं था। अक्षय के दिए हुए ऑर्डर्स के मुताबिक अंकुर ने अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शंस दे दी। मारवा हाउस में रोहित के बेडरूम में जब अनिका की आंखें खुली, तब उसे एहसास हुआ कि एक दिन बीत चुका था। अगले दिन सुबह के 10 बज चुके थे। जब धीरे से अनिका ने अपनी आंखें खोलकर देखा, तो अचानक ही अनिका चौंक गई। अनिका के ठीक सामने भूमिका, रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर खड़े थे। वो चारों बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देख रहे थे। अनिका के जागते ही तीनों बच्चों ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर बालकनी में जाकर खेलने लगे। अनिका जानती थी कि उसके आने वाले कुछ दिन काफी हेक्टिक होने वाले हैं। अनिका V16 पावर ड्रग तक किसी भी हालत में जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। अनिका जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम था। अपने सामने खड़ी भूमिका को गुड मॉर्निंग कहने के बाद अनिका सीधा बाथरूम के अंदर चली गई। अनिका का पीछा करते हुए भूमिका भी बाथरूम के अंदर चली गई। भूमिका को इस तरह अपने बाथरूम के अंदर आते हुए देखकर अनिका हैरान रह गई। भूमिका ने अनिका से कहा, देखो मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। अनिका ने मुस्कुराते हुए भूमिका की ओर देखकर कहा, पर्सनल बातें करने के लिए तुमने जगह अच्छी चुनी है। भूमिका ने अनिका के ताने को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और अनिका से कहा, देखो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम मुझे काफी अच्छी लगती हो, मगर रोहित मेरा भाई है। मेरे मॉम डैड के लिए और मेरे लिए रोहित बिल्कुल मेरे सगे भाई जैसा है। वो ना सिर्फ बहुत हैंडसम है, बल्कि काफी इंटेलिजेंट भी है। सच कहूँ तो मेरे भाई का मुकाबला इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरे भाई जैसे लड़के को छोड़कर तुम किसी और के साथ कैसे रिश्ता बना सकती हो? भूमिका की बात सुनते ही अनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अनिका ने अपने मुंह में ब्रश डालकर अपने दांतों को ब्रश करना शुरू किया। अनिका का एटीट्यूड देखकर भूमिका और ज्यादा इरिटेट होने लगी। भूमिका ने कहा, देखो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम एक बहुत खूबसूरत लड़की हो, काफी इंटेलिजेंट भी हो। तुम्हारे पीछे बहुत लड़के पड़े होंगे, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे भाई के साथ ऐसा करो। आई एम श्योर कि तुम्हारे पीछे जितने भी लड़के पड़े होंगे, उनमें सबसे बेस्ट मेरा भाई है। चलो कुछ देर के लिए भूल जाते हैं कि तुम मेरे भाई के 3 बच्चों की माँ हो। माँ बनने का मतलब ये नहीं कि लड़कियां अपने सीने में अपनी ख्वाहिशों को हमेशा हमेशा के लिए दबा दें। मैं भी खुले विचारों वाली लड़की हूँ, मगर जरा सोचो, तुम्हें रोहित से बेटर लड़का कहीं नहीं मिल सकता। भूमिका के मुंह से अपने भाई के लिए इतनी तारीफें अनिका ने पहली बार सुनी थी। भूमिका की बातें सुनते हुए अनिका लगातार अपने मुंह में ब्रश करती रही। भूमिका ने अनिका को वार्निंग देते हुए कहा, देखो अगर तुमने अभी के अभी अपने उस निखट्टू बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं दिया तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकती हूँ। अनिका ने अपने मुंह से ब्रश निकालते हुए भूमिका से पूछा, अच्छा क्या करना चाहती हो तुम? अनिका का एटीट्यूड देखकर अब भूमिका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। भूमिका ने अनिका से कहा, देखो समझने की कोशिश करो, वो लड़का जो कोई भी है, चाहे वो जितना भी हैंडसम है, मगर अब तुम्हारा उसके साथ रहना ठीक नहीं है।
तुम रोहित के साथ रिलेशनशिप में काफी आगे बढ़ चुकी हो। अब तुम अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती, और अगर तुमने ऐसा किया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुछ देर तक भूमिका वहीं खड़ी गुस्से से अनिका को देखती रही। अनिका ने माउथ वॉश करने के बाद भूमिका की ओर देखकर कहा, हाँ, क्या अब तुम मेरे बाथरूम से बाहर जाओगी? मुझे रेडी होकर कहीं बाहर जाना है। अनिका की बात सुनते ही भूमिका ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कहा, देखो, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम अभी के अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर दो, और अगर तुम्हारे उस हैंडसम बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप के बाद रोने के लिए किसी के कंधे की जरूरत है तो मैं वो कंधा बन सकती हूँ। तुम्हारे उस निखट्टू हैंडसम बॉयफ्रेंड पर मैं कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी। अगर उसे तुमसे ब्रेकअप करने के बाद किसी खूबसूरत लड़की के साथ की जरूरत है तो मैं उसका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अनिका ने पलटकर इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये तुम किसके लिए करना चाहती हो। क्या शहर में लड़कों की कमी है जो तुम मेरे उस फ्रेंड के पीछे पड़ गई हो? इससे पहले कि भूमिका पलटकर इस बात का कोई जवाब दे पाती, अनिका ने भूमि को धकेलकर अपने बाथरूम से बाहर कर दिया। भूमिका पांव पटककर वहां से तेजी से निकल गई। तैयार होने के बाद अनिका ने जब अपना फोन चेक किया तब अनिका ने देखा कि निखिल कोटी भास्कर ने अनिका को मैसेज किया था, जिसमें लिखा था, हेलो डॉक्टर अमृता, मैं दिल्ली आया हूँ। रहने के लिए मुझे जगह चाहिए। क्या आप मेरे लिए कुछ इंतजाम कर सकती हैं? निखिल का मैसेज पढ़ने के बाद अनिका अपनी कार में बैठकर मारवा हाउस से बाहर चली गई। अनिका ये नहीं जानती थी कि अनिका की कार को एक दूसरी छोटी कार फॉलो कर रही थी, जिस कार में भूमिका सवार थी। निखिल कोटी भास्कर का मैसेज पढ़ने के बाद अनिका ने उसे अपने विला का एड्रेस मैसेज कर दिया। निखिल को लोकेशन भेजने के बाद अनिका भी अपने विला की ओर तेजी से कार चलाकर जाने लगी। ये वही विला था जहां अनिका ने कुछ दिनों तक रोहित को छुपा कर रखा था। अनिका जब तेजी से अपनी कार लेकर अपने विला की ओर जा रही थी तब वो ये नहीं जानती थी कि भूमिका भी अनिका का तेजी से पीछा कर रही थी। भूमिका लगातार अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए अनिका के पीछे पीछे चलती रही। लगभग 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद दोनों गाड़ियां एक सुनसान रास्ते पर चलने लगी। भूमिका जानती थी कि इस वक्त अनिका का पीछा करना सही नहीं होगा, क्योंकि अनिका काफी चालाक थी। अगर इस तरह से एक अकेली गाड़ी अनिका की कार का पीछा करती रही तो जरूर अनिका अंदाजा लगा लेगी कि कोई उसका पीछा कर रहा था। इसलिए मेन रोड से हटकर भूमिका जंगलों के रास्ते से आगे बढ़ने लगी। भूमिका ने मेन रोड पर अपनी नजर बनाए रखी थी, मगर जंगलों के ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भूमिका के लिए स्पीड मेंटेन करना काफी मुश्किल हो गया था। देखते ही देखते भूमिका रास्ता भटक गई और अनिका की कार का पीछा कर रही भूमिका ने अनिका को खो दिया। अनिका सीधे अपने आउट हाउस पर पहुंची। बंगले के बाहर जब अनिका ने अपनी कार पार्क की तो अनिका ने देखा कि निखिल अपने कंधे पर एक हैवरसैक लटकाए वहीं मेन डोर पर खड़ा था। अनिका को देखते ही निखिल ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए अनिका से कहा, हे डॉक्टर अमृता, कैसी हैं आप? मैंने सोचा दिल्ली आया हूँ तो आपसे मिलता चलूं। आप हमेशा कहती थी कि जब भी दिल्ली आओ तो आपसे जरूर मिलने आना। मैंने सोचा ये सही मौका होगा, और फिर मुझे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए एक मकान भी चाहिए था। निखिल से हाथ मिलाते ही अनिका ने अपनी जेब से चाबी निकालकर निखिल के हाथों में थमा दी। अनिका ने निखिल से कहा, ये घर की चाबी है। वैसे इस घर में कोई ज्यादा फर्नीचर नहीं है। हाँ, सोने के लिए कुछ गद्दे और तकिए रख दिए हैं, कुछ ब्लैंकेट भी हैं, खाने पीने का सामान भी रखा है अंदर। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो ऑर्डर कर देना। यहीं पास में एक स्टाफ है। तुम्हें चलकर कुछ कच्ची सड़क से मेन रोड की ओर जाना होगा। हर आधे घंटे में वहाँ एक बस आती है, जहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, जहाँ तुम्हें सारी जरूरत की चीजें मिल जाएंगी। और अगर दिल्ली शहर जाना चाहो तो उसी बस स्टॉप के सामने एक बस स्टॉप भी है और एक रिक्शा स्टैंड भी है। तुम आसानी से शहर जा पाओगे। अनिका ने जल्दी जल्दी निखिल को सारी डिटेल्स बता दी थी। अनिका को इस तरह बात करते हुए देखकर निखिल ने अनिका से पूछा, डॉक्टर अमृता, मैं जानता हूँ कि आप बहुत बिजी रहती हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि घर आए मेहमान के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। आप तो जानती हैं कि मैंने आउट ऑफ द वे जाकर कितनी बार आपको मदद की है। आज मैं आपसे मिलने आया हूँ तो क्या आप मेरे साथ कुछ वक्त तक रुक नहीं सकती? निखिल के हाथों में चाबी थमाने के बाद अनिका फिर से अपनी कार की ओर जाने लगी। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे निखिल की सारी बातें उसने इग्नोर कर दी थी। जाने से पहले अनिका ने निखिल से कहा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, दोबारा मुलाकात होगी तुमसे। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो।
तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। अनिका ये कहने के बाद अपनी कार में बैठकर तेजी से वहां से निकल गई। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर किसी ने फिर से अनिका की तस्वीर खींच ली तो एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि निखिल के साथ यहाँ ज्यादा वक्त तक रहना उसके लिए काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता था। जैसे ही अनिका की कार उस आउट हाउस से बाहर निकली, झाड़ियों के पीछे से एक चेहरा बाहर निकला। चेहरा तो काफी खूबसूरत था, मगर आंखें गुस्से से लाल थी। अनिका को झाड़ियों के पीछे से जो छुप छुप के देख रहा था, वो चेहरा और किसी का नहीं बल्कि भूमिका का था। निखिल दिखने में एक लंबा पतला लड़का था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी ज्यादातर जिंदगी एक बंद कमरे में ही गुजारी थी। चेहरे पर मोटे चश्मे थे, मगर निखिल की पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव थी। गोरा रंग, लाल लाल गाल, चेहरे पर हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी। भले ही भूमिका के चेहरे पर काफी गुस्सा नजर आ रहा था, मगर निखिल की पर्सनैलिटी देखकर कहीं न कहीं भूमिका काफी इम्प्रेस हो गई थी। चाबी से घर का दरवाजा खोलकर निखिल बंगले के अंदर जाकर बंगले का मुआयना करने लगा। निखिल घर में जरूरत का हर सामान मौजूद है या नहीं, वो देखने की कोशिश कर रहा था। अपना लैपटॉप एक टेबल पर सजाने के बाद निखिल जब किचन की ओर जाने लगा, तब अचानक ही कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। निखिल को लगा कि शायद अनिका को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए वो निखिल से माफी मांगने वापस आई थी। निखिल तेजी से दरवाजे के पास गया और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए निखिल ने दरवाजा खोला। जैसे ही निखिल ने दरवाजा खोला, निखिल ये देखकर हैरान हो गया कि एक लंबी पतली और खूबसूरत लड़की अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखकर निखिल की ओर देख रही थी। लड़की के चेहरे पर काफी पसीना था। ये लड़की भूमिका थी। भूमिका ने तेज सांसें लेते हुए निखिल से कहा, वो दरअसल इस जंगल में मेरी गाड़ी बिगड़ गई है, मुझे बहुत प्यास भी लगी है, मैं शायद रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इससे पहले कि निखिल इस बात का कोई जवाब दे पाता, भूमिका ने अपना एक हाथ अपने माथे पर रखा और चक्कर खाकर सीधे निखिल की बाहों में गिर गई। निखिल ने भूमिका को संभालते हुए कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। कुछ देर तक निखिल और भूमिका दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। कुछ देर निखिल की आंखों में देखने के बाद भूमिका ने अपनी पलकें झटपटाते हुए निखिल से कहा, मुझे लगता है कि धूप की वजह से मुझे चक्कर आने लगे हैं। हो सकता है मैंने पिछले कई घंटों से कुछ खाना नहीं खाया, इसलिए मेरे शरीर में शुगर लेवल भी कम हो गया है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ खाना है? अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो? भूमिका सारा वक्त निखिल की बाहों से लिपटी रही। निखिल स्वभाव से काफी शर्मीला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भूमिका को किस तरह पकड़ कर रखे। वो भूमिका को छोड़ भी नहीं सकता था, ऐसा करने से भूमिका को चोट लग सकती थी। इसलिए शर्माते हुए निखिल ने किसी तरह भूमिका को कमर से कसकर पकड़े रखा। धीरे धीरे भूमिका को अपने पैरों पर खड़ा करते हुए निखिल ने भूमिका से कहा, जी अभी मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। निखिल ने जैसे ही भूमिका की कमर से अपना हाथ निकाला, भूमिका ने निखिल को कसकर पकड़ लिया। निखिल भूमिका की ऐसी हरकत देखकर काफी घबराने लगा। कुछ देर तक निखिल की आंखों में आंखें डालकर देखने के बाद भूमिका ने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहा, आप काफी शर्मीले लगते हैं, क्या पहले कभी आपने अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह नहीं पकड़ा? ये सवाल सुनते ही निखिल ने अपने आप को भूमिका से दूर कर लिया। निखिल ने अटकती हुई आवाज में भूमिका से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। माफ कीजिएगा, इस घर में बैठने के लिए कोई फर्नीचर नहीं है, मगर आपका जहाँ दिल करे आप बैठ सकती हैं। मैं आपके लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। दरअसल निखिल खुद भी नहीं जानता था कि घर में इस वक्त क्या मौजूद था, मगर निखिल इतना जरूर जानता था कि रास्ता भटकी हुई लड़की को वो बिना मदद किए घर से निकाल नहीं सकता था। निखिल जैसे ही किचन की ओर जाने लगा, भूमिका पूरे घर का अच्छी तरह से मुआयना करने लगी। घर को देखकर भूमिका इतना तो समझ गई थी कि इस घर को सिर्फ एक आउट हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। घर पर ना तो कोई फर्नीचर था और ना ही कोई ऐशो आराम की चीज है। जैसे ही निखिल किचन के अंदर गया, भूमिका तेजी से किचन को पार करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर बने एक बेडरूम के पास चली गई। जब भूमिका ने बेडरूम के अंदर झांक कर देखा तो उसे बिखरा हुआ एक गद्दा और तकिया नजर आया। गद्दे के ठीक बगल में एक बिखरी हुई चादर पड़ी थी। ये सब कुछ देखकर भूमिका की आंखें बड़ी हो गईं। अब
अपनी होने वाली भाभी को किसी और के साथ इस तरह इमेजिन करके भूमिका के गाल शर्म से लाल हो गए। भूमिका ने अपना सर झुका लिया। उसके मन में जो बातें चल रही थी वो उसे रोकना चाहती थी, मगर भूमिका का अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल नहीं रहा था। तभी अचानक किचन से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। आवाज सुनते ही भूमिका दौड़कर अपनी पहले वाली पोजीशन पर जाकर खड़ी हो गई। निखिल एक छोटी सी प्लेट में ऑमलेट लेकर बाहर आया। निखिल को बाहर आते हुए देखकर भूमिका ने अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और निखिल से कहा, वैसे आप काफी हैंडसम हैं। हालांकि भूमिका ने निखिल पर जाल बिछाने के लिए ये कहा था, मगर मन ही मन भूमिका ये बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि वो निखिल की ओर अट्रैक्ट होने लगी थी। भूमिका किसी भी तरह अपनी भाभी को अपने बॉयफ्रेंड से दूर करना चाहती थी। भूमिका चाहती थी कि रोहित और अनिका के बीच और कोई ना आए और उनका परिवार हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। भूमिका मन ही मन सोचने लगी कि अनिका के इस नए बॉयफ्रेंड को अनिका की जिंदगी से कैसे हटाया जाए। हालांकि भूमिका ये भी जानती थी कि अनिका की चॉइस बुरी नहीं थी। निखिल स्वभाव से और पर्सनालिटी से काफी प्रभावशाली था। मन ही मन भूमिका ने एक फैसला कर लिया था कि अपनी भाभी को अपने बॉयफ्रेंड से दूर करने के लिए भूमिका के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था। किसी तरह अनिका के बॉयफ्रेंड को भूमिका अपने वश में कर ले। वहां मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज की हेड ऑफिस में अपनी कैबिन में बैठा रोहित अपने लैपटॉप की ओर देखकर कुछ सोच रहा था। तभी अचानक चिराग और अब्दुल रोहित के कैबिन में आए। दोनों चेहरे से काफी परेशान लग रहे थे। इससे पहले कि चिराग रोहित से कुछ कहता, रोहित ने हाथ के इशारे से चिराग को बोलने से रोक लिया। अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने के बाद रोहित ने चिराग की ओर देखा और कहा, क्या हुआ चिराग, बिना नॉक किए कैबिन में चले आए? मैं जानता हूँ कि तुम कंपनी के एक अहम शेयर होल्डर हो, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये भूल जाओगे कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। चिराग ने रोहित की बात काटते हुए कहा, बॉस इस वक्त मजाक का वक्त नहीं है। अक्षय वर्मा ने अपनी दुश्मनी उतारने के लिए काफी हंगामा कर रखा है। रोहित ने अपने दोनों हाथ मेज पर रखते हुए चिराग से पूछा, क्या हुआ, क्या किया है उसने? चिराग ने जवाब देते हुए कहा, बॉस उसने हमारे सालों पुराने क्लाइंट्स को धमकाना शुरू कर दिया है। वो बहुत खतरनाक आदमी है। हमारे क्लाइंट अक्षय वर्मा के नाम से काफी डरते हैं। हालांकि हमारे पुराने वफादार क्लाइंट्स होने के नाते उन्होंने अब तक अक्षय से हाथ नहीं मिलाया, मगर लोग जानते हैं कि अक्षय कितना खतरनाक और पावरफुल इंसान है। अक्षय के साथ दुश्मनी मोल लेना उनके लिए कोई आसान काम नहीं है। एक एक करके हमारे सारे बड़े क्लाइंट्स को अक्षय ने धमकाना शुरू कर दिया है। बॉस अगर हमने जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो बहुत जल्द हमारे क्लाइंट हमारे साथ बिजनेस करना बंद कर देंगे। देखते ही देखते हमारी कंपनी कुछ ही महीनों के अंदर घाटे में चली जाएगी। चिराग की बात पूरी होते ही अब्दुल ने कहा, सर मुझे ये भी पता चला है कि हमारे एक बेहद पुराने क्लाइंट की कार पर हमला भी किया गया है। हालांकि उनकी जान तो बच गई है, मगर इस हादसे की वजह से लोगों में काफी डर का माहौल पैदा हुआ है। मैंने हमारे आदमियों को खास अलर्ट किया है कि हमारे क्लाइंट्स को वो सेफ्टी देने की कोशिश करें, मगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाएगी अगर उस अक्षय ने हमारे किसी भी क्लाइंट पर दूसरा हमला किया तो। इसके बाद अब्दुल आगे बोलने से पहले रुक गया। अब्दुल ने अपनी नजरें झुका ली। रोहित समझ चुका था कि अब्दुल जरूर कुछ कहना चाहता था, मगर उसने अपने आप को रोक लिया था। रोहित ने अब्दुल से पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहते हो? अब्दुल ने अटकती हुई आवाज में कहा, सर वो अनिका मैडम वाली बात अगर सच निकली तो? चिराग अच्छी तरह से जानता था कि लोग अनिका के बारे में जो बातें कर रहे थे वो बिल्कुल गलत थी, मगर वो चाहकर भी अब्दुल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि असलियत क्या थी। अब्दुल ने घबराते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, बॉस वो अक्षय वर्मा का कहना है कि उसके पास सबूत है कि अनिका मैडम आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रही हैं। मैं जानता हूँ कि अनिका मैडम ऐसा नहीं कर सकती, मगर क्या एक बार पूछताछ कर लेना सही नहीं रहेगा? रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अब्दुल उसका काफी पुराना वफादार था। अगर उसे किसी भी बात का शक हुआ था तो उसने पहले ही उस शक को दूर करने के लिए कदम उठाए होंगे। ये बात भी रोहित अच्छी तरह से जानता था। रोहित ने मुस्कुराते हुए अब्दुल की ओर देखकर पूछा, तो बताओ क्या पता चला है तुम्हें? अब्दुल अपनी बात हिम्मत करके रोहित के सामने रखना चाहता था, मगर उसे पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरह से बात की शुरुआत करे।
चिराग अच्छी तरह से जानता था कि पिछले 2 दिनों से अनिका आउट हाउस जाकर जिससे मिलती थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद रोहित था। चिराग खुद खाने पीने की चीजें रोहित को सप्लाई करने वीरान बंगले में जाया करता था। मगर इस वक्त चिराग अच्छी तरह से जानता था कि उसे अब्दुल के सामने ये सीक्रेट नहीं बताना था। इसलिए अब्दुल के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, देखो तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हें बस अब इतना ध्यान रखना है कि अक्षय वर्मा अपनी ताकत का इस्तेमाल करके धीरे धीरे हमारे क्लाइंट को डराकर हमारी कंपनी से दूर ना भेज दे। हमारे क्लाइंट की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। अब्दुल ने चिराग की बात का जवाब देते हुए कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरे बस में जितना भी है मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मगर आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अक्षय वर्मा काफी खतरनाक आदमी है। बात बात के लिए पैसा पानी की तरह बहाने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि छोटे मोटे गुंडे और लोकल पॉलिटिशियन भी उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। मगर हम भी हमारे कांटेक्ट यूज करके उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद अब्दुल ने अपनी आवाज धीमी करते हुए रोहित की ओर देखकर कहा, बॉस, मैंने सुना है कि वो अक्षय वर्मा किसी बहुत खतरनाक ग्रुप का मेंबर है। उस ग्रुप के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोगों में से एक हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है उस ग्रुप के पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल है जिसका एक बटन दबाने से पूरी दुनिया ब्लास्ट हो जाएगी। रोहित जानता था कि इंपीरियल ग्रुप के बारे में लोगों के मन में तरह तरह की बातें थी। अब्दुल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मगर कई सालों से इंडस्ट्री में रहने का उसे एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से वो शायद इंपीरियल ग्रुप के बारे में कुछ बातें जानता था। मगर रोहित ये सुनकर हैरान था कि अब्दुल जैसे लोग ये समझते थे कि इंपीरियल ग्रुप के लोग दुनिया को एक बटन दबाकर उड़ाने की ताकत रखते थे, जबकि कमरे में मौजूद चिराग और रोहित दोनों ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ये सारी बातें सिर्फ अफवाह थी। चिराग ने फिर से अब्दुल के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, देखो ऐसा सब नहीं होता है, ये सब अफवाहें हैं। अब्दुल ने चिराग की बात काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आप लोग नहीं जानते, वो ग्रुप बहुत खतरनाक है। मैं यहाँ के कई लोकल गुंडों को अच्छी तरह से जानता हूँ। उन लोगों ने मुझे बताया कि वो इस देश का ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क का एक काफी खूंखार क्रिमिनल है, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड की दुनिया के लोग कांपते हैं। उस खतरनाक आदमी से पीछा छुड़ाने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क के एक पॉलिटिशियन ने इस ग्रुप के एक सदस्य को मदद के लिए बुलाया था। इसके बाद वो खतरनाक क्रिमिनल उस शहर में तो क्या, पूरे मुल्क में कहीं भी नजर नहीं आया। कोई कहता है कि वो हमारे देश में आ गया है, तो कोई कहता है कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। बड़े बड़े प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व कर देते हैं वो लोग। हालांकि रोहित खुद इंपीरियल ग्रुप का हेड था, मगर इंपीरियल ग्रुप के बारे में ऐसी अफवाह रोहित ने खुद भी कभी नहीं सुनी थी। अब्दुल ने रोहित की ओर देखकर अपनी आवाज और दबाते हुए कहा, सर, अगर इस अक्षय वर्मा नाम के खतरनाक आदमी से बचना है तो हमें भी उस ग्रुप के साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए। अगर किसी तरह आप उस ग्रुप के लीडर से दोस्ती कर पाओ तो वो जरूर हमें अक्षय वर्मा से बचा लेगा। चिराग अच्छी तरह से जानता था कि अब्दुल रोहित से ही मदद मांगने की सलाह दे रहा था। अब्दुल की बात पर रोहित ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। चिराग अब्दुल के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोहित की कैबिन से बाहर लेकर गया। चिराग ने अब्दुल को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और कहा कि आने वाले दिनों में अब्दुल को सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। लिफ्ट के पास पहुंचने के बाद अब्दुल फिर से यहाँ वहाँ देखकर धीमी आवाज में चिराग से कहने लगा, देखिए चिराग जी, ये सारी बातें तो ठीक हैं, सिक्योरिटी तो मैं जरूर टाइट कर दूंगा, मगर एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, मैंने रोहित साहब का नमक खाया है। इतने सालों से उनका वफादार रहा हूँ और पूरी जिंदगी उनसे वफादारी निभाता रहूंगा, मगर ये अनिका मैडम रोहित साहब के साथ जो कर रही हैं ये ठीक नहीं है। हमारे साहब इतने अच्छे दिखते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने सक्सेसफुल हैं, फिर मैडम को इस तरह बाहर किसी के साथ अफेयर करने की क्या जरूरत थी। चिराग ने अपनी उंगलियां अपने माथे पर फेरते हुए अब्दुल से कहा, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो समझ रहे हो वैसी नहीं है अनिका मैडम। अब्दुल ने चिराग का एक हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, अरे आप जानते नहीं हैं, मेरी बीवी ने खुद मुझे बताया है कि अनिका मैडम का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी बीवी दिन रात न्यूज चैनल देखती है और कहती है कि उस न्यूज चैनल पर जो कुछ भी कहा जाता है वो सब सच होता है। एक बार उस न्यूज चैनल पर यह बताया गया था कि कुछ ही दिनों में किसी पूर्वी देश से एक बहुत बड़ा जैविक हमला होने वाला है। बस उसके कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन लग गया। अब आप ही सोचो, उस चैनल पर बताई हुई जब हर चीज सही है तो ये चीज गलत कैसे हो सकती है। अरे मैंने खुद उस फोटोग्राफ में देखा है,
अनिका मैडम उस बंगले के अंदर जा रही थी। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहता, मगर बाहर साहब पर लोग बहुत हंस रहे हैं। होने वाली बेबी का किसी और के साथ चक्कर होने के बावजूद साहब अनिका मैडम के पीछे पागल बने घूमते हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपको खुद उन्हें समझाना चाहिए कि वो किसी भी हालत में अनिका मैडम से पीछा छुड़ा लें। यही सही मौका है। हो सकता है कि अनिका मैडम से पीछा छुड़ाने के बाद साहब की जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए। हमारे बिजनेस पर मंडरा रहा खतरा भी दूर हो जाएगा। ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। आप पढ़े लिखे लोग इन सारी बातों को मानते नहीं हैं, मगर बड़े बुजुर्ग जो कहते थे उसे समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया में हर चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई होती है। अनिका मैडम का धोखा देना और इस कंपनी पर इस तरह संकट के बादल मंडराना, ये सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। मैं तो देखना चाहता हूँ इस इंसान को जिसके लिए अनिका मैडम ने साहब को इतना बड़ा धोखा दिया। मेरे सामने आ जाएगा तो अपने हाथों से उसका गला घोंट दूंगा। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, चिराग ने अब्दुल को लिफ्ट के अंदर लगभग धकेलते हुए कहा, चलो अब हमें और कई काम निपटाने हैं। तुम तुम्हारे इन सारे ख्यालातों से बाहर आओ और जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसे फॉलो करो। चिराग और अब्दुल दोनों लिफ्ट से नीचे चले गए। तभी लिफ्ट के ठीक बगल में लगे स्टेयरकेस के पास खड़े हंसराज और देविका कॉरिडोर में आए। वो दोनों एलिवेटर से नीचे जाने के लिए लिफ्ट के पास आ ही रहे थे, तब उन्होंने अब्दुल की आवाज सुनी। अब्दुल और चिराग के बीच हो रही बातों को सुनने के लिए दोनों स्टेयरकेस के पास दीवार के पीछे छुपकर चुपके से अब्दुल और चिराग की बातें सुनने लगे। लिफ्ट के नीचे जाते ही देविका ने अपनी आवाज दबाते हुए हंसराज से कहा, सुना तुमने? ये दोनों तो रोहित के खास आदमी हैं। इनको भी पता है कि अनिका का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि देश का इतना बड़ा बिजनेसमैन जिसके पीछे हजारों लड़कियां मरती हैं, वो अब तक चुप क्यों है? अनिका उसे धोखा दे रही है, ये बात बिल्कुल पक्की है, मगर फिर भी रोहित बिना कुछ कहे सब कुछ क्यों सह रहा है? ये बात मेरी समझ में नहीं आती। मुझे तो लगता है आपका बेटा बिल्कुल आप पर गया है। देविका ने हालांकि ये बात मजाक में कही थी, मगर हंसराज को ये बात तीर की तरह चुभी थी। देविका के कहने का ये मतलब था कि बीवी का किसी और के साथ अफेयर होने के बावजूद चुप रहना रोहित ने हंसराज से ही सीखा था। कहीं ना कहीं हंसराज भी जानता था कि आयशा को छोड़ने के पीछे हंसराज का अक्षय वर्मा के लिए डर था। अगर हंसराज अक्षय से इतना डरता नहीं तो शायद उसने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा होता। हंसराज को आज भी उस बात को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती थी, मगर जब भी इस बात का जिक्र होता हंसराज के चेहरे का रंग उड़ जाता। हंसराज ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए देविका की ओर देखकर कहा, चुप हो जाओ तुम बिल्कुल। जो बात पूरी तरह से जानती ना हो उस पर ना ही बोलो तो अच्छा है। इस वक्त हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, किसी भी तरह मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सारे पावर फिर से हमारे हाथ में लेना। तुम्हारा पूरा ध्यान हमारी प्लानिंग पर होना चाहिए। इस तरह की फिजूल बातों पर ध्यान दोगी तो मेरे किसी काम नहीं आ पाओगी। इतने साल हो गए मुझे एक वारिस तक नहीं दे पाई, तो कम से कम इतनी तो काम आओ मेरे कि मेरे पास तुम्हें अपने साथ रखने की कोई वजह रहे। देविका जान चुकी थी कि उसने हंसराज की दुखती नस पर हाथ रख दिया था। हंसराज ने काफी तीखे शब्दों में देविका को फटकार लगाई थी। जब लिफ्ट वापस ऊपर गई तो हंसराज और देविका लिफ्ट के अंदर चले गए। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाते ही हंसराज ने देविका से कहा, देखो अक्षय वर्मा के सामने कोई फिजूल बात मत करना, काम से काम रखना और सिर्फ काम की ही बातें करना। अगर उसे गुस्सा आ गया तो एक ही सेकंड में सपोर्ट खींच लेगा, और अक्षय वर्मा ने अगर हमारे सर से अपना हाथ उठा लिया तो इस जंग में हमारी हार पक्की है। जैसे ही हंसराज और देविका अक्षय वर्मा के होटल के कमरे के बाहर पहुंचे, अक्षय के कुछ आदमियों ने उन दोनों को दरवाजे पर रोक लिया। दोनों की अच्छी तरह चेकिंग करने के बाद एक आदमी ने हंसराज से कहा, देखिए सिर्फ आप अंदर जा सकते हैं उनसे मीटिंग करने के लिए, ये मैडम अंदर नहीं जा सकती। अक्षय वर्मा ने बाहर अपने आदमियों को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि देविका को बाहर रोक लिया जाए। अक्षय आज भी देविका को इस काबिल नहीं समझता था कि वो अक्षय वर्मा के साथ बैठकर बात कर सके। हालांकि हंसराज ये बात अच्छी तरह से जान चुका था, मगर देविका के कंधे पर हाथ रखते हुए हंसराज ने कहा, हो सकता है अक्षय वर्मा को लग रहा हो कि तुम एक औरत हो, तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या नॉलेज होगी, इसलिए शायद कोई बात नहीं, मगर तुम यहीं बैठो, मैं अभी मीटिंग खत्म करके आता हूँ।
हंसराज अक्षय के साथ मीटिंग करने के लिए कमरे के अंदर चला गया। अक्षय का असिस्टेंट अंकुर नायक देविका को कंपनी देने के लिए कमरे के बाहर लगे एक सीटिंग एरिया में बैठ गया। देविका अच्छी तरह से जानती थी कि अंकुर अक्षय वर्मा का राइट हैंड था। मौका देखते ही देविका ने अंकुर से कहा, देखिए, जब तक वो लोग अंदर मीटिंग कर रहे हैं, क्या मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? अंकुर हैरानी से देविका की ओर देखने लगा। देविका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, दरअसल कंपनी के साथ साथ घर में भी एक जंग चल रही है। घर की असली मालकिन कौन है, इसको लेकर घर की औरतों में एक रेस लग चुकी है। अब क्या ये रेस जीतने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते?